हेलो एवरीवन, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर 2 विश्व की जनसंख्या। इसमें हम पढ़ेंगे वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है जनसंख्या वितरण, राइट। तो क्या होता है जनसंख्या वितरण? कि पूरी दुनिया में, पृथ्वी पर किस तरीके से लोग वितरित हैं, ठीक है। जैसे इतने देशों में, इस देश में इस स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या है या फिर इस तरफ कम है। इस तरीके से हम जनसंख्या वितरण को पढ़ते हैं। यस, तो देखिएगा, जनसंख्या वितरण का अर्थ है पृथ्वी की सतह पर लोगों का वितरित व्यवस्था कि किस तरीके से फैलाव है। तो हमारी जो भूमि है, 90% जो आबादी है वो 10% भूमि पर रहती है। दुनिया के 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, जिनमें से जो 6 देश हैं वो एशिया में स्थित हैं, ठीक है। तो ये होता है जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का ये शॉर्ट परिभाषा है, ध्यान से सुनिए। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका मतलब भूमि के आकार के लोग की संख्या के बीच का अनुपात। यह आमतौर पर प्रति व्यक्ति जनसंख्या या क्षेत्र के घनत्व से में मापा जाता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। यस, ये अरुणाचल प्रदेश का नक्शा है। तो इसमें ना, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 प्रति इकाई, मतलब 17 है उसकी। यानी 1 किलोमीटर में बस 17 लोग आपको मिलेंगे। जैसे ये, मतलब जितने भी यहाँ पे कॉलोनीज़ कह लो कि जितनी भी जगह है ना, यहाँ पे 17 लोग मिलते हैं 1 किलोमीटर में। और हमारा जो बिहार होता है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अब हम आते हैं कि जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है। तो इसकी गणना हम करते हैं, जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। यानी उदाहरण, मान लीजिए किसी देश की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर है। इस स्थिति में हम वहाँ का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। यानी 1 किलोमीटर में हमें 100 लोग पाए जाएंगे, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर किसी क्षेत्र में निश्चित समयावधि के जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जब जनसंख्या परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। जैसे इन्होंने बताया है हमें कि जनसंख्या वृद्धि दर के 2 प्रकार भी होते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर। यस, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर क्या है? तो किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच में जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, यानी जन्म ज़्यादा होते हैं और मृत्यु कम होती है, तब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर होती है, राइट। और जब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर होती है तो कैसे पहचानते हैं? कि उस टाइम में 2 समय अंतरालों के बीच में जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है, यानी जन्म कम हो रहे हैं और मृत्यु ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर है। फिर आता है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर की गणना कैसे करते हैं। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर की जो गणना की जाती है उसका सूत्र है, यानी फॉर्मूला, जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास माइनस उत्प्रवास। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। कि जनसंख्या वितरित क्यों है, क्यों एक साथ नहीं है।
तो हम इसके कुछ कारक पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बोर्ड में ज़रूर आता है। यस, जनसंख्या वितरण के 3 कारक होते हैं। भौगोलिक कारक होते हैं, आर्थिक कारक होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, जिनसे जनसंख्या प्रभावित होती है और एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करती है। यस, प्राकृतिक कारक यानी भौगोलिक कारक। तो इसका क्या है, उच्च पर्वतीय पठार अथवा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में लोग कम रहते हैं, यानी जैसे अफ़गानिस्तान है हमारा, वहाँ बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह होती है, तो वहाँ लोग कम ही रहते हैं, ज़्यादातर मुस्लिम लोग वहाँ रहते हैं, ठीक है। जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोग निवास अधिक करते हैं, क्योंकि वहाँ भूमि उर्वरक होती है और वहाँ मतलब कृषि भी की जा सकती है। यही कारण है कि नदियाँ, घाटियों जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र हो आदि की घाटियों में जो जनसंख्या होती है वो अधिक ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होती है। एक कारण है कि जलवायु कि कहीं की जलवायु गर्म होती है, कहीं की ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। तो हम ठंडे भागों में जो जनसंख्या है वो कम निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जैसे मरुस्थल व पहाड़ी क्षेत्र, मानसून प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे एशिया के देश। मृदा की मिट्टी कैसी है वहाँ की, तो जनसंख्या वितरण का ये भी एक कारण है, क्योंकि जहाँ पे अच्छी मिट्टी नहीं होगी वहाँ कृषि नहीं हो सकती। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न मतलब उगा सकते हैं लोग, ठीक है, फसलें पैदा की जा सकती हैं, प्रति हेक्टर उपजाऊ अधिक होती है। इसीलिए नदियों की घाटियों में मतलब जहाँ नदियाँ होती हैं ना, वहाँ पे जो मृदा होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा बसावट भी होती है। जल की उपलब्धता, लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा बसते हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है। यही कारण है कि नदियाँ, घाटियों मतलब विश्व की जो नदियों के पास होता है, नदियों के पास, घाटियों के पास जो जगह होती है वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या बसावट करती है। वनस्पति, अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती। जहाँ पे अधिक वन होंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर उसी हिसाब से कीटनाशक भी होते हैं। लेकिन कोणधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता, यानी कोणधारी जो वन होते हैं उनकी आर्थिक रूप से उपयोग किया जा सकता है उन्हें, इसीलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहाँ पे बसते हैं जी, ठीक है। अब देखते हैं कि आर्थिक कारक क्या हो सकते हैं। ये सब हमने भौगोलिक कारक पढ़े थे अभी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक कारक क्या होते हैं, ठीक है। तो परिवहन का विकास, परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद वाले क्षेत्र हैं, राइट। नगरीकरण और औद्योगिकरण, यानी नगरीकरण होता है और औद्योगिक, जहाँ उद्योग वगैरह स्थापित किए जा सकते हैं वहाँ पे जो जनसंख्या होगी वो ज़्यादा ही होगी। अब देखते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। तो धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तान क्षेत्र में नया देश इज़राइल बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ। फिर आते हैं राजनीतिक कारण। किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ, राइट। तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। हमने आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक कारण तीनों ही पढ़ लिए हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा कह रही हूँ मैं कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत समझना है और इसी सीक्वेंस में लिखना है। जिस तरीके से आपको इस नोट्स में मैंने पढ़ाया है, इसी सीक्वेंस में आप अगर बोर्ड में लिख के आओगे ना, आपको मतलब कोई टीचर ऐसा नहीं होगा जो नंबर ना दे, पूरे मार्क्स मिलेंगे।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक हैं कि भाई जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं। कोई हमसे ये क्वेश्चन करता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताओ, तो जस्ट हमें यही बताना होता है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये हमारे जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। जन्म दर, अशोषित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके उच्च होने या निम्न होने का जनसंख्या परिवर्तन से सीधा संबंध है। ठीक है। मृत्यु दर भी जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती जन्म दर से ही नहीं अपितु घटती मृत्यु दर से भी होती है। प्रवास द्वारा जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत उद्गम स्थान को छोड़कर जाना व गंतव्य स्थान पर आकर बसना दोनों ही सम्मिलित हैं। प्रवास स्थायी व मौसमी दोनों प्रकार का हो सकता है। यह जनसंख्या परिवर्तन में योगदान देता है, यानी किसी मौसम के चलते या कोई भी परेशानी होती है लोगों को, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उद्गम स्थान जहाँ से लोग चले, गंतव्य स्थान जहाँ पे लोग पहुँचे। राइट, ये भी एक 1 मार्क्स में आ जाता है कि उद्गम स्थान क्या होता है और गंतव्य स्थान क्या होता है। तो उद्गम स्थान वो होता है कि जहाँ से लोग चलते हैं, और गंतव्य स्थान वो होता है जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, यानी आगमन करते हैं। तो प्रवास के कारण क्या हैं, क्यों लोग इधर से उधर जाते हैं, तो प्रवास के कारण होते हैं। एक होता है अपकर्ष कारक होता है, दूसरा प्रतिकर्ष कारक होता है। प्रवास का जो अपकर्ष कारक है, मतलब प्रवास के अपकर्ष कारक का गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षण बनते, यानी लोग चलते हैं उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की तरफ। जैसे अपकर्ष यानी आकर्षक मान सकते हो कि जिसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। काम के बेहतर अवसर, जहाँ पे लोगों को काम के बेहतर अवसर दिखेंगे लोग वहाँ ज़्यादा जाएंगे। रहन सहन की अच्छी दशाएं, जहाँ का मौसम लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छी दशाएं होंगी। ठीक है, कम रेट पे मिल जाएगा कोई भी घर, तो लोग वहाँ जाएंगे। शांति व स्थायित्व, शांति सुरक्षा होगी, वहाँ लोग जाएंगे। जहाँ अच्छी जलवायु होगी, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होगी कि जहाँ उन्हें लगेगा कि कोई कष्ट नहीं है, हम अच्छे से रह सकते हैं, तो वो है अपकर्ष कारक। राइट, सेम है कि प्रतिकर्ष कारक की जहाँ से लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो वो होते हैं रहन सहन की निम्न दिशा, यानी रहन सहन की अच्छी दशाएं नहीं हैं। राजनीतिक परिस्थिति, कोई भी राजनीतिक परिस्थिति है, युद्ध हो रहा है या आतंकवाद चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो राजनीतिक परिस्थितियाँ आप उसमें समझ सकते हैं। प्रतिकूल जलवायु, यानी जलवायु अच्छी नहीं है, जलवायु बेकार हो रही है, ज़्यादा बरसात आ रही है या फिर ज़्यादा गर्मी हो रही है। प्राकृतिक विपदाएँ आ सकती है, जैसे हम कह सकते हैं बाढ़ आ गई है या भूकंप आ रहे हैं, तो वहाँ से लोग छोड़कर जाएंगे। महामारियाँ, कि जब ज़्यादा महामारियाँ फैलेंगी तो लोग चले जाएंगे। जैसे बीच में अभी कोरोना आया था, तो लोग अपने गाँवों में जा रहे थे शहर छोड़कर। ठीक है। और आर्थिक पिछड़ापन, की जहाँ पे आर्थिक पिछड़ापन है, रोज़गार नहीं मिल रहा लोगों को, तो वहाँ से लोग जाएंगे। ठीक है। अब जस्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में पहले भी आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले ही लिया, कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या हैं, कि क्यों जनसंख्या वृद्धि कि क्या समस्याएं होती हैं जब जनसंख्या बढ़ जाती है। तो संसाधनों पर अत्यधिक भार, यानी जो भी संसाधन है, जल है, भूमि है या पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी सामान है, वहाँ पे अत्यधिक भार हो जाएगा, ज़्यादा लोग टूट पड़ेंगे। संसाधनों पर तीव्र गति से ह्रास, जल्दी वो संसाधन ख़त्म होता जाएगा। जनसंख्या के भरण पोषण में कठिनाई, उनके भरण पोषण में कठिनाई होगी और खाने के लिए कम चीज़ें रह जाएंगी। विकास की गति का अवरोध होना,
यानी विकास नहीं हो पाएगा, उन लोगों का मतलब खाना पोषण ही चलता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जनसंख्या ह्रास के परिणाम, कि जनसंख्या कम होगी तो क्या होगा। तो इसका है कि जनसंख्या संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। जो हमारे संसाधन है वो ऐसे ही रखे धर जाएंगे, बस कुछ उपयोग नहीं होगा उनका। समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाएगी। जो सरकार की संरचना है वो ऐसे ही स्थिर रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। देश का भविष्य चिंता व निराश में डूब जाएगा। जो देश का भविष्य है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही उसी लेवल पर रहेगा। ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है बच्चों कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से जब बढ़ती है तो वहाँ पे आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आर्थिक स्थिति कैसी हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण हैं आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। भोजन की समस्या होती है कि तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि होती है तो भोजन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति होना कठिन हो जाता है। आवास की समस्या होती है, यानी जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो निवास स्थानों की कमी हो जाती है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ी में निवास करते हैं। राइट। बेरोजगारी बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या रूप से उभर आती है कि आर्थिक विकास कम हो जाता है और रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं और लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, लोग काम नहीं कर पाते। निम्न जीवन स्तर, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसीलिए स्तर गिर जाता है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। यानी जब कृषि ही नहीं होगी, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी और कृषि के लिए भूमि नहीं बचेगी तो कहाँ से खाना उत्पन्न होगा। फिर हमारा ये सबसे लास्ट टॉपिक है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और ये भी आ जाता है कभी कभी पेपरों में, तो इसीलिए इसको समझना है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्ण तथा भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेतीहर और अशिक्षित में उन्नति करके नगरीय औद्योगिकी और साक्षर बनता है तो उसे मतलब उसका उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, ऐसी स्थिति की हम बात करने वाले हैं। यानी हम भविष्य की जनसंख्या का अनुमान लगा सकते हैं वर्तमान की स्थिति से। जैसे प्रथम अवस्था है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। तो प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और अविकसित ये देश हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धीमी होती है। अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय बड़े लोग परिवार संपत्ति माने जाते हैं। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। भाई देखो, प्राथमिक जो व्यवसाय होता है वो होता है कृषि, पशुपालन। ठीक है, यही होता है, कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना। तो ये हमारे प्राथमिक व्यवसाय होते हैं और इसमें हमारे अविकसित देश आते हैं प्रथम अवस्था में। फिर जो हमारी द्वितीय अवस्था होती है, इसमें इस अवस्था के आरंभ में उच्च जन्म दर होती है किंतु समय के साथ घटती है। इस अवस्था में मृत्यु दर भी घट जाती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं और जन्म दर इसलिए घटती है क्योंकि लोग शिक्षित होने चालू होते हैं। ठीक है, और इसमें विकासशील देश आते हैं और इसमें जो लोग होते हैं वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में होते हैं, जैसे विनिर्माण करना, सरकारी सेक्टर में होना। ठीक है,
फिर ये जो हमारी तृतीय अवस्था होती है, इस तृतीय अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर बहुत कम होती हैं, लगभग संतुलन की स्थिति में ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग शिक्षित होते हैं और यहाँ तृतीय अवस्था में विकसित देश आते हैं। जन्म दर एक तरह से स्थिर हो जाती है, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होती हैं, तकनीकी ज्ञान होता है और आकार का नियंत्रित करती है। तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवारों के आकार में नियंत्रित करती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्ण अनुमान के लिए किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करूँगी आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ।